हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय क्लास दीपक पाठक क्लासेस। और हम लोग पढ़ रहे हैं बेटा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उस टॉपिक का नाम है फ्री कंसेंट। और बेटा पिछली क्लास में मैंने आपको फ्री कंसेंट के अंदर दो टॉपिक जो है वो बता दिए थे। फ्री कंसेंट में मैंने आपको कोएर्जन और अनड्यू इन्फ्लुएंस का मतलब बता दिया था। आज की जो हमारी क्लास होगी वो क्लास होगी इससे आगे। यूनिट नंबर 3 हमारा चल रहा है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। और यूनिट नंबर 3 के इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में मैंने आपको ये बताया था, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हम लोग इस यूनिट के अंदर 4 बातें पढ़ने वाले हैं। पहली बात मैंने आपको ये बताई थी, इस यूनिट में हम पढ़ेंगे कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, जो कि हम पढ़ चुके हैं, जिसके अंदर मैंने आपको ये बताया कि एवरी पर्सन इन दिस वर्ल्ड आर केपेबल टू एंटर इनटू ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट माइनर अनसाउंड माइंड और पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। और फिर मैंने आपको ये बताया कि ये 3 लोग क्या होते हैं। माइनर के बारे में मैंने कहा, माइनर मीन्स ए पर्सन हु हैज नॉट कंप्लीटेड हिज 18 ईयर ऑफ एज इज कॉल्ड माइनर। फिर मैंने आपको अनसाउंड माइंड के बारे में बताया। अनसाउंड माइंड का मतलब बेटा वो बंदा जिसका दिमाग जो है वो एबिलिटी में नहीं होता कॉन्ट्रैक्ट करने की एट द टाइम ऑफ मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट। बेटा एट द टाइम ऑफ मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट उस बंदे का दिमाग सही नहीं होता, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकता। फिर मैंने आपको पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ के बारे में बताया था, जिसमें मैंने आपको ये बताया था एलियन, इनेमी, इंसॉल्वेंट पर्सन, कन्विक्टेड पर्सन, गवर्नमेंट ऑफिसर जो अपनी लिमिट क्रॉस करते हैं, एम्बेसडर्स जो अपनी लिमिट क्रॉस करते हैं, दे आर नॉट एबल टू मेक एनी कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज दे आर डिस्क्वालिफाइड बाय द लॉ। फिर मैंने आपको पिछली क्लास में स्टार्ट करवाया फ्री कंसेंट का टॉपिक। फ्री कंसेंट मैंने आपको ये बताया कि बेटा 5 जगह ऐसी, 5 पॉइंट ऐसे, 5 सिचुएशन ऐसी जिसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट में कंसेंट पार्टी की फ्री नहीं होती है, कंसेंट पार्टी की फ्री नहीं होती है। तो कोएर्जन मैंने आपको ये बता दिया, कोएर्जन में पार्टी की कंसेंट फ्री नहीं है। और उसके बाद अनड्यू इन्फ्लुएंस बताया जिसमें कि पार्टी की कंसेंट फ्री नहीं होती है। अब फ्री कंसेंट नहीं होने का पॉइंट नंबर 3 मैं आपको ये पढ़ाऊंगा, जिसको हम बोलते हैं फ्रॉड। क्या कहते हैं बच्चे? जिसको हम कहते हैं फ्रॉड। बेटा फ्रॉड का मतलब यहां पर भी एक आदमी जो है वो दूसरे पर्सन की रजामंदी ले रहा है, और ये रजामंदी जो है ना वो बिल्कुल गलत तरीके से ले रहा है। गलत तरीके का मतलब यहां पर क्या है? यहां पर कोई एक पर्सन जो है वो फॉल्स स्टेटमेंट दे रहा है, कोई झूठी स्टेटमेंट दे रहा है। मान लो एक सेलर है और एक बायर है, और सेलर बायर को झूठी स्टेटमेंट दे रहा है जानबूझकर। जानबूझकर मतलब क्या होता है बेटे? नोइंगली। नोइंगली मतलब जानबूझकर। सेलर को ये बात पता है कि मैं जो झूठ बोल रहा हूं ये गलत बोल रहा हूं, और बायर क्या करता है? वो उसके झूठ पर बिलीव करता है, मतलब उस झूठ को सच मानता है और प्रोडक्ट को परचेज कर लेता है। और बाद में बायर जो है उसको असलियत का पता लग जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में ये जो सेलर है ना, इसकी इंटेंशन थी डिसीव करने की। डिसीव मतलब होता है बेटे धोखा देना। तो ये तो धोखा दे दिया आपने। किसको धोखा दे दिया? आपने यहां पर बायर को धोखा दिया। तो बेटा ये जो बायर हो गया ना, इस सिचुएशन में बन गया एग्रीव्ड पार्टी। कौन सी पार्टी मेरे दोस्त? एग्रीव्ड पार्टी। और ये सेलर क्या हो गया? ये सेलर बना है डिफेंडेंट पार्टी। और बेटा ये जो कॉन्ट्रैक्ट बनाया सेलर और बायर ने, सेलर ने झूठ बोलकर फ्रॉड कर कर कॉन्ट्रैक्ट बनाया। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट बनाया है, इस कॉन्ट्रैक्ट को हम बोलेंगे मेरे दोस्त वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। क्या बोलेंगे बच्चे? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। और मैंने कहा था ना फ्रॉड जो है वो भी वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होता है, कोएर्जन भी वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, और कोएर्जन के अलावा अनड्यू इन्फ्लुएंस भी वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, और फ्रॉड भी वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। तो मेन मुद्दे की बात यह है कि यहां पर बायर जो है सेलर को या एग्रीव्ड पार्टी को डिफेंडेंट पार्टी डिसीव करने के लिए कोई एग्रीमेंट बनाती है,
जानबूझकर इसको पता होता है, नोइंगली इसको पता होता है कि मैं जो काम कर रहा हूं वो काम जो है वो गलत नहीं है, सॉरी वो काम जो है वो गलत है। क्लियर है बेटा? तो मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ अभी फ्रॉड का मतलब बताया है कि फ्रॉड का टॉपिक क्या कहता है। इस टॉपिक में भी, फ्रॉड के टॉपिक में भी पार्टी होती है दो ही, एक को हम बोलते हैं एग्रीव्ड पार्टी, एक को हम बोलते हैं कौन सी पार्टी बच्चे? डिफेंडेंट पार्टी। क्लियर है? और फ्रॉड की सिचुएशन जब आती है, फ्रॉड की सिचुएशन में डिफेंडेंट पार्टी नोइंगली, जानबूझकर एग्रीव्ड पार्टी का नुकसान पहुंचाती है। उसको पता होता है वो बात जो बोल रहा है वो झूठ है, वो सच नहीं है। तो बेटा ये फ्रॉड का मतलब समझ में आ गया। अब मैं आपको ये बताऊंगा फ्रॉड इंक्लूड्स, मतलब किन किन चीजों को हम फ्रॉड में जो है वो इंक्लूड कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात, कोई भी अगर फॉल्स स्टेटमेंट दे रहा है, कोई भी फॉल्स स्टेटमेंट गिवन बाय defendant party to aggrieved party, given by any person to another person, knowingly that any wrong suggestion, knowing that it is not true, knowing that it is not true, पता है पर्सन को जो सजेशन दे रहा है उसको पता है कि मैं जो सजेशन दे रहा हूं वो सजेशन जो है क्या है, वो गलत सजेशन है। तो यहां पर क्या हुआ, मान लो एक एग्जांपल है, एग्जाम्पल से बताता हूं। मान लो बेटा कोई एक्स है और कोई वाई है, एक्स वाई को जो है ना कार सेल कर रहा है। एक्स ने वाई को बोला कि भाई ये बिल्कुल लेटेस्ट मॉडल है, ये जो कार है ना कार, ये एकदम लेटेस्ट मॉडल की कार है। ये बात एक्स ने बोली वाई को, और आपको पता है एक्स को ये पता था कि ये ओल्ड मॉडल की कार है, ये बस बेवकूफ बनाकर सामान को बेचना चाहता था। इसको एक्स को पता है कि इट इज नॉट ट्रू। वाई ने क्या किया, इस कार को परचेज कर लिया। परचेज करके वाई अपने घर जाता है, वाई के रिलेटिव रिश्तेदार बाकी सब बोलते हैं, वाई तो चिल्ला चिल्ला कर सबको बोल रहा है कि भैया मेरे पास तो लेटेस्ट मॉडल की कार आ गई है। और वाई के जो कई लोग हैं वो उसके ऊपर हंसने लगे, हाँ हाँ लेटेस्ट मॉडल नहीं है, ये तो ओल्ड मॉडल की कार चिपका दी तुझे, तुझे तो बेवकूफ बना दिया। तो ऐसे सिचुएशन में ये जो वाई है इसको आया गुस्सा, क्या कर सकता है वाई? वाई कर सकता है केस फाइल। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? किसके ऊपर कर सकता है? एस के ऊपर, क्योंकि इस सिचुएशन में वाई कौन सी पार्टी बन गया? एग्रीव्ड पार्टी। और ये जो एक्स है वो कौन सी पार्टी है बेटे? ये एक्स है डिफेंडेंट पार्टी। और टोटल कॉन्ट्रैक्ट इन दोनों के बीच में कौन सा है? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। क्या समझ में आ रहा है? क्या समझ में आ रहा है बेटा? तो इस टॉपिक को हम लोग बोलते हैं कौन सा कॉन्ट्रैक्ट? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। हम लोग पढ़ रहे हैं फ्रॉड इंक्लूड्स, मतलब कि फ्रॉड में क्या क्या चीजें इंक्लूड हो सकती है। पहली बात, एनी फॉल्स स्टेटमेंट, उसको हम फ्रॉड बोलते हैं। दूसरी बात है एक्टिव कॉन्सीलमेंट। कॉन्सीलमेंट का मतलब होता है बेटे छुपाना, हाइड करना, हाइड। एक्टिव कॉन्सीलमेंट ऑफ डिफरेंस, एक्टिव कॉन्सीलमेंट ऑफ डिफरेंस। तो ध्यान से सुनना, मान लो कि कोई, एक एग्जांपल देता हूं, एक कारपेंटर है, एक कारपेंटर है। कारपेंटर मतलब वो पर्सन जो फर्नीचर बनाते हैं। और कोई पर्सन है एक मिस्टर दिनेश नाम का, दिनेश गया कारपेंटर के पास और दिनेश ने कारपेंटर को बोला कि भाई मुझे चेयर चाहिए, बिल्कुल नई, मुझे नई चेयर चाहिए। कारपेंटर ने क्या करा, दिनेश को ओल्ड चेयर पे नया पेंट करके बिल्कुल नई बनाकर, जो है ओल्ड थी, वो इस कारपेंटर ने सेल कर दी। कारपेंटर को पता था, नोइंगली करिए ये काम, नोइंगली मतलब इसको पता था कारपेंटर को कि जो काम मैं कर रहा हूं वो काम सही नहीं है। इस कारपेंटर ने दिनेश को जो है
दे दिया भाई। अब दिनेश अपने घर गया, दिनेश ने देखा 2 दिन बाद उसका पेंट उखड़ने लगा और नीचे जो है वो पूरी दरारें ही दरारें, मतलब कि उसको पता लग गया कि ये चेयर कौन सी है, ओल्ड चेयर। मतलब कारपेंटर ने पुराने को नया बना दिया, मतलब जो डिफरेंस था ना पुराने और नए के बीच में वो खत्म करा, मतलब छुपा दिया। इसको बोलते हैं हम बेटा एक्टिव कॉन्सीलमेंट। कॉन्सीलमेंट मतलब होता है छुपाना। तो क्या छुपा दिया? एक्टिव कॉन्सीलमेंट ऑफ डिफरेंस। कारपेंटर और दिनेश। क्या आप लोगों को ये एग्जाम्पल मेरे भाई समझ में आया? आई बात समझ? तो हमने 2 पॉइंट पढ़े, यानी कि हम पढ़ रहे हैं कि फ्रॉड में कौन कौन सी बातें इंक्लूड होती है। तो सबसे पहली बात मैंने आपको बताई कि आप फ्रॉड के अंदर कोई फॉल्स स्टेटमेंट दे रहे हो तो उसको भी फ्रॉड माना जाएगा। आप कोई ऐसा काम कर रहे हो जिसमें आप डिफरेंस को छुपा रहे हो, वो भी चीज फ्रॉड मानी जाएगी। अब आपका पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3 कहता है कि आपने इंटेंशनल नॉन परफॉर्मेंस। इंटेंशनल नॉन परफॉर्मेंस का मतलब कि भाई ए ने और बी ने कोई एग्रीमेंट बना लिया है और एग्रीमेंट बनाते वक्त ही ए ये सोच रहा था कि भाई मैं परफॉर्म जो है वो नहीं करूंगा, तो भाई ये भी एक फ्रॉड है। बी बेचारा उम्मीद लेकर बैठा हुआ है, अब मान लो ड्यू डेट आ गई और ड्यू डेट पर ए ने जो है वो मना कर दिया, तो ऐसी सिचुएशन में क्या बी को गुस्सा नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। तो अगर आप इंटेंशनली नॉन परफॉर्मेंस करते हो तो इस चीज को भी हम लोग क्या करते हैं? फ्रॉड मानते हैं। समझ में आ रही है बात? अब आपको नेक्स्ट पॉइंट बताता हूं। पॉइंट नंबर 4 हम लोग पढ़ रहे हैं मेरे दोस्त, फ्रॉड में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है। पॉइंट नंबर 4 है डिसेप्शन। बेटा डिसेप्शन का मतलब ये होता है कि कोई और ऐसी एक्टिविटी जो कि आपको फ्रॉड लगती है वो भी फ्रॉड होगी। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। बेटा आप लोग कई बार ऐसा हुआ होगा कि आप मोबाइल की दुकान पर मोबाइल लेने गए हो। आजकल तो मोबाइल वगैरह आप लोग मैक्सिमम जो लोग हैं वो ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे हैं। वो प्राइस कंपैरिजन करने के लिए विंडो शॉपिंग करते हैं, वहां से प्राइस ले लेते हैं, फिर अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे चेक करते हैं, अगर उनको सस्ता मिलता है तो ऑर्डर कर देते हैं। तो आजकल मान लो आप किसी दुकान के पास गए मोबाइल लेने के लिए, तो ये बंदा है सेलर और ये पर्सन है बायर। बायर ने मोबाइल देखा, मान लो कि कोई फोन है वीवो का 824, मुझे नहीं पता, ये ऐसी मैंने लिख दिया ब्रांड। तो बायर ने इस वाले फोन को डन किया, न्यू फोन, ठीक है। तो बायर ने सेलर को पेमेंट कर दी, पे कर दिया, मान लो 15,000 रुपए का ये फोन है और बायर ने सेलर को पे कर दिया। बायर ने कहा भैया बढ़िया से पैक कर देना, मैं जरा 5 मिनट के अंदर आता हूं, मुझे एटीएम से पैसे निकालने या कोई और काम है, मैं आता हूं। सेलर ने क्या किया, न्यू बॉक्स के अंदर ओल्ड मोबाइल पैक किया और बायर को दे दिया। इसको बोलते हैं डिसेप्शन। ये भी एक फ्रॉड है, ये भी आपको धोखा देना बोल सकते हो आप इसमें। क्लियर है बेटा? तो अगर आप ऐसी एक्टिविटी भी करते हो तो उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं? वो फ्रॉड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रॉड बोलते हैं। तो बेटा फ्रॉड के अंदर हम लोगों ने 4 बातें पढ़ी हैं। ये चारों चीजें अगर आप करते हो तो इसको फ्रॉड माना जाता है। अभी बात खत्म नहीं हुई, अब आपको पॉइंट नंबर 5 जो कि फ्रॉड का लास्ट पॉइंट है, फ्रॉड का लास्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 5, जो कि ये कहता है एनी अदर एक्टिविटी डिक्लेयर्ड फ्रॉड, एनी अदर एक्टिविटी डिक्लेयर्ड फ्रॉड अंडर एनी अदर लॉ। मतलब कि आप कोई ऐसी एक्टिविटी भी कर रहे हो ना, कोई ऐसी एक्टिविटी कर रहे हो जिसको किसी और कानून ने, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अलावा किसी और कानून ने भी क्या डिक्लेयर कर रखा है? फ्रॉड डिक्लेयर कर रखा है। तो बेटा ये कैसे होगा? ध्यान से सुनना, इसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं।
एग्जाम्पल है कि कोई एक पर्सन है, मान लो मिस्टर लल्लू। मिस्टर लल्लू ने क्या करा, उसने देना बैंक से एक होम लोन लिया। क्या लिया बच्चे? होम लोन। ये होम लोन था 50 लाख रुपए का, होम पे लोन ले लिया। और मिस्टर लल्लू को क्या करना चाहिए, ये लोन की जो रीपेमेंट है ना, एग्रीमेंट में तय हुआ कि लोन की रीपेमेंट आप इंस्टॉलमेंट में करोगे 15 ईयर्स तक। ठीक है। अब यहां पर मिस्टर लल्लू ने क्या करा, 6-7 इंस्टॉलमेंट दी और इस जो होम है, इस घर को लल्लू ने सेल कर दिया। लल्लू ने क्या कर दिया, सेल कर दिया। बेटा ध्यान से सुनना, एक एक्ट है, एक्ट का नाम है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। कौन सा एक्ट है? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। एक एक्ट है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। बेटा ध्यान से सुनना, ये वाला एक्ट ये कहता है, ये वाला एक्ट ये कहता है कि एक पर्सन जो है कैन नॉट सेल हिज हाउस, एक बंदा अपने घर को सेल नहीं कर सकता विदाउट रीपेमेंट ऑफ लोन। यानी कि अगर आपने कभी भी लोन की रीपेमेंट नहीं करी है, जब तक आप लोन की रीपेमेंट नहीं कर देते तब तक आप अपने घर को सेल नहीं कर सकते, और अगर कर रहे हो तो बेटा ये फ्रॉड की गिनती में आ जाएगा। अगर कर रहे हो तो ये फ्रॉड की गिनती में आ जाएगा। क्या आप लोगों को ये बात समझ में आई? क्या आप लोगों को ये बात समझ में आई? तो हम लोग पढ़ रहे हैं फ्रॉड, और फ्रॉड के अंदर मैं आपको बता चुका हूं, फ्रॉड का मतलब होता है जानबूझ के, नोइंगली किसी पर्सन के साथ किसी पर्सन को धोखा देना, जानबूझ के, विदाउट एनी इंटेंशन टू परफॉर्म, आपने कॉन्ट्रैक्ट बना लिया, तो ऐसी सिचुएशन को हम क्या बोलेंगे? फ्रॉड। अभी फ्रॉड बेटा कंप्लीट नहीं हुआ है। एक छोटा सा प्रश्न है, एक टॉपिक है, इस टॉपिक को बोलते हैं, टॉपिक का नाम है साइलेंस एज ए फ्रॉड। क्या नाम है बच्चे? साइलेंस एज ए फ्रॉड। साइलेंस एज ए फ्रॉड का मतलब यह है कि एक सेलर ने बायर को जब सामान बेचा, तो सामान बेचते वक्त सेलर ने झूठ तो नहीं बोला, लेकिन सेलर ने सामान के बारे में भी कुछ नहीं बताया। मतलब वो चुप था, साइलेंट था, और उस साइलेंस की वजह से बायर का नुकसान हो गया। क्या ये फ्रॉड माना जाएगा? क्या ये फ्रॉड माना जाएगा? तो ये वाला टॉपिक है, टॉपिक का नाम है साइलेंट रहना, साइलेंस एज ए फ्रॉड। बेटा ध्यान से सुनना, जनरल कंसेप्ट तो ये कहता है कि अगर सेलर जो है वो साइलेंट है किसी भी प्रोडक्ट को बेचने के लिए, तो वो फ्रॉड नहीं है, क्योंकि एक कंसेप्ट है, कंसेप्ट को बोलते हैं केविएट एम्प्टर। उसका मतलब होता है लेट द बायर बिवेयर। मतलब कि बायर खुद ही सचेत रहेगा जब भी सामान वो खरीदने जाता है। अगर ऐसी सिचुएशन में सेलर ने कुछ नहीं बोला, सेलर साइलेंट है और बायर को नुकसान हो गया, तो सेलर नुकसान की जिम्मेदारी नहीं लेगा, यह हमारा लॉ कहता है। लेकिन बेटा कुछ सिचुएशन ऐसी है जहां पर अगर सेलर चुप रहा और बायर ने सामान खरीद लिया और बायर को नुकसान हो गया, तब सेलर को इस बात का हर्जाना चुकाना पड़ेगा। तो ये टॉपिक हम पढ़ेंगे, मैं बताऊंगा कौन सा टॉपिक है, किसके अंदर हर्जाना चुकाना पड़ेगा। इस टॉपिक को बोलते हैं साइलेंस एज ए फ्रॉड। तो बेटा ध्यान से सुनेंगे, टॉपिक का नाम है फ्रॉड का दूसरा टॉपिक, दूसरा या तीसरा, पहले मीनिंग थी, दूसरा फ्रॉड इंक्लूड्स था, तीसरा साइलेंस एज ए फ्रॉड। तो मेरे भाई जनरली
जनरली रिमेनिंग साइलेंट इज नॉट फ्रॉड, रिमेनिंग साइलेंट इज नॉट फ्रॉड, क्योंकि केविएट एम्प्टर कहता है लेट द बायर बिवेयर। तो अगर सेलर चुप हुआ, अगर कोई एग्रीमेंट करने वाला पर्सन चुप हुआ, तो वहां पर बायर पे या जिसने एग्रीमेंट किया वो कुछ नहीं कर सकता। बट देयर आर सम एक्सेप्शंस, एक्सेप्शन मतलब कुछ पॉइंट ऐसे हैं जहां पर अगर पार्टी सेलर साइलेंट रहा तो उस साइलेंस को हम लोग क्या मानेंगे, फ्रॉड मानेंगे। बात कुछ समझ में आ रही है? सबसे पहला पॉइंट बेटा ध्यान से सुनना, जब गुड्स सेल कर रहे हैं डेंजरस नेचर का, जब सेलर ने गुड्स सेल किया और वो गुड्स कौन से नेचर का है बेटे, डेंजरस नेचर का, अगर गुड्स डेंजरस नेचर का हुआ तो वहां पर सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सेलर का दायित्व है कि वो बायर को पहले ही बता देगा कि भाई ये डेंजरस नेचर का गुड्स है और मैं आपको बेचने से पहले ये बात बता देता हूं। अगर सेलर फिर भी नहीं बता रहा और बायर को नुकसान हो गया तो भैया बायर को तो नुकसान पे करना पड़ेगा। बात कुछ समझ में आ रही है? दिस इज कॉल्ड इफ गुड्स सोल्ड आर ऑफ डेंजरस नेचर, यानी कि अब मान लो किसी पर्सन ने अपना घोड़ा किसी को बेच दिया और उस पर्सन को बता था कि घोड़ा जो है वो सुइटेबल नहीं है हॉर्स राइडिंग के लिए, मान लो लंगड़ा घोड़ा बेच दिया या पागल घोड़ा था, पागल था घोड़ा, घोड़ा क्या था, मेंटल था। जिसने बेचा उसको पता है घोड़ा मेंटल है, घोड़ा जो है वो पागल हो जाते हैं, आप लोगों ने सुना होगा पागल घोड़ा। तो सेलर ने बायर को घोड़ा बेच दिया, बायर ने कहा कि मुझे भाई हॉर्स राइडिंग करनी है, मुझे घोड़ा चाहिए, तो घोड़ा बेच दिया 1 लाख रुपए में। अब घोड़ा तो पागल था, तो ऐसी सिचुएशन में सेलर ने बायर को बताया ही नहीं कि घोड़ा पागल है, भैया लेके उतर गया बायर, बायर उसको लेके उतर गया मैदान में हॉर्स राइडिंग के लिए। हॉर्स राइडिंग के मैदान को छोड़कर हर जगह पर उस घोड़े ने उधम मचाई, कितनों को कुचला, कितनों के पीछे भागा, कितनों को पटका, और ये सारी की सारी चीजें किसकी वजह से हुई, मात्र एक पर्सन की वजह से, जिसको हम बोलते हैं सेलर। सेलर के कुछ पैसों के लालच की वजह से ये बहुत बड़ा सीन हो गया। तो ऐसे सिचुएशन में सेलर को बताना पड़ता है कि वो डेंजरस नेचर का गुड सेल कर रहा है। बेटा सिगरेट्स के पैकेट देखे, सिगरेट्स का पैकेट या विस्की वगैरह का पैकेट, उनके ऊपर लिखा होता है स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, ड्रिंकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, मतलब वो भी डेंजरस नेचर के प्रोडक्ट होते हैं। कभी हार्पिक की बोतल देखना, हार्पिक या कोई तेजाब की बोतल, उनके पीछे लिखा होगा कि ये सब इंजूरियस टू हेल्थ है, कृपया करके बच्चों से दूर रखें, बड़े लोग भी इसको इस तरीके से इस्तेमाल करें। मतलब यहां पर बेचने वाला बंदा अपनी तरफ से पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन दे रहा है, मतलब वो बोल रहा है, वो साइलेंट नहीं है, वो बता रहा है सेलर कि भैया डेंजरस नेचर का प्रोडक्ट है, अगर यूज करोगे तो फिर देख लेना आप लोगों को कोई नुकसान होगा तो फिर मेरे को आप लोग मत बोलना। दिस इज कॉल्ड डेंजरस नेचर, यानी कि अगर डेंजरस नेचर का प्रोडक्ट हुआ तो यहां पर अगर सेलर साइलेंट रहता है तो ये भी फ्रॉड माना जाएगा। और बेटा फ्रॉड के बारे में तो बता चुका हूं, फ्रॉड क्या होता है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये चीज भूलना मत। तो जिसको घोड़ा बेचा था वो एग्रीव्ड पार्टी, जिसने पागल घोड़ा बेचा वो डिफेंडेंट पार्टी, एग्रीव्ड पार्टी के ऑप्शन पे ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिलेबल बिकॉज ऑफ द फ्रॉड। आ रही है बात समझ? अब दूसरा एक्सेप्शन जहां पर साइलेंस रहना फ्रॉड माना जाएगा, व्हेन साइलेंस इज इक्विवेलेंट टू स्पीच, व्हेन साइलेंट इज इक्विवेलेंट टू स्पीच। इक्विवेलेंट टू स्पीच का मतलब क्या होता है, जहां पर बोलना, अगर आप चुप रहे तो माना जाएगा कि आपने बोल दिया। जैसे कि कोई एक पर्सन है बी, कोई एक पर्सन है बी, बी ने एस को कहा, बी सेज टू एस
इफ यू डू नॉट डिनाई इट, अगर आप इसको डिनाई नहीं करते, आई शैल अज्यूम दैट द हॉर्स इज साउंड। अभी मैंने आपको घोड़े का एग्जाम्पल लिया था, उसी एग्जाम्पल पे दोबारा बायर ने सेलर को खरीदते वक्त ही बोल दिया कि अगर आप डिनाई नहीं करते तो भैया मैं मान के चल रहा हूं कि ये घोड़ा जो है वो साउंड है। साउंड मतलब ठीक ठाक है, पागल घोड़ा नहीं है। वहां सेलर चुप रहा, बुत बन के खड़ा रहा। यहां पर उस सेलर का साइलेंट रहना इक्विवेलेंट टू स्पीच है। यहां पर चुप रहना, साइलेंट रहना इज इक्विवेलेंट टू स्पीच है। क्या आप लोगों को ये वाली बात समझ में आई बेटे? मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वाली बात भी समझ में आ गई है। तो हम लोगों ने अभी टॉपिक पढ़ लिया। इस टॉपिक का नाम था फ्रॉड। तो बेटा ये मेरे नोट्स आपके पास भी अभी होंगे, हैंडमेड नोट्स है, क्लास नोट्स हैंडमेड। दूसरे नोट्सों के अलावा एक किताब और दी हुई है, एक किताब और भेजी है मैंने आपको, उसके अलावा ये हाथों से बने हुए। इसके अंदर मैंने आपको पहले यूनिट नंबर 3 में लिखवाया हुआ, वी विल स्टडी 4 टॉपिक्स इन दिस यूनिट। पहला कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा फ्री कंसेंट, तीसरा लॉफुल पर्पस, चौथा एग्रीमेंट डिक्लेयर्ड वॉइड बाय लॉ। कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट में आपको पढ़ा चुका हूं, जिसके अंदर ये माइनर का टॉपिक है। माइनर के टॉपिक को हमने पूरा अच्छे तरीके से पढ़ा। ये मोहिरी बीवी का केस भी मैंने पूरा बता दिया। मैंने आपको बताया माइनर्स एग्रीमेंट कैन नॉट बी कंफर्म्ड, माइनर कैन बी बेनिफिशियरी, माइनर कैन प्लीड माइनॉरिटी। ये देखो एग्जांपल है, यहाँ पे ये केस है छोटा सा, इसको पढ़ना। माइनर्स लाइबिलिटी इज लाइबल फॉर नेसेसरीज, ये करा चुका हूं। इसके अलावा मैंने माइनर का पेरेंट्स के बारे में बताया। माइनर हमारा कंप्लीट हुआ, मैंने आपको अनसाउंड माइंड के बारे में बताया। ये बेटा पूरा अनसाउंड माइंड है। अनसाउंड माइंड के बाद हमने पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ पढ़ा, और इसके बाद मैंने फ्री कंसेंट स्टार्ट किया था। फ्री कंसेंट के अंदर मैंने कहा कब कंसेंट फ्री नहीं होती, तो 5 सिचुएशन में। कोएर्जन की सिचुएशन में आपको बता चुका हूं। कोएर्जन की सिचुएशन के अलावा अनड्यू इन्फ्लुएंस की सिचुएशन यहां पर है, ये भी हम पढ़ चुके हैं। अनड्यू इन्फ्लुएंस की सिचुएशन के अलावा ये वाला टॉपिक हमारा आज की क्लास में जो हमने पढ़ा फ्रॉड का। बेटा फ्रॉड की मीनिंग बता दी। फ्रॉड इंक्लूड्स, देखो लिखा हुआ है, फॉल्स स्टेटमेंट बता दिया, एक्टिव कॉन्सीलमेंट ऑफ डिफरेंस ये बता दिया, इंटेंशनल नॉन परफॉर्मेंस बता दिया, डिसेप्शन बता दिया, एनी अदर एक्टिविटी मैंने ये भी बता दिया। इफेक्ट ऑफ फ्रॉड क्या होता है, वॉइडेबल होता है। साइलेंस रहना क्या फ्रॉड होता है, जनरली साइलेंस रहना फ्रॉड नहीं होता। और इसके कुछ मैंने आपको एक्सेप्शन दिए। व्हेन गुड्स आर सोल्ड ऑफ डेंजरस नेचर, व्हेन साइलेंस इज इक्विवेलेंट टू स्पीच। तो अब अगला टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे, जिस टॉपिक का नाम है मिस रिप्रेजेंटेशन। क्या टॉपिक का नाम है बेटा, मिस रिप्रेजेंटेशन। तो मिस रिप्रेजेंटेशन का टॉपिक हमारा चलेगा। अब ध्यान से सुनेंगे, ये लास्ट टॉपिक है जहां पर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइडेबल होता है। इसके अगला जो है वो मिस्टेक है, और मिस्टेक वॉइडेबल नहीं होता, वो वैलिड और वॉइड होता है। मैं आपको पढ़ा चुका हूं। तो अब टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे, मिस रिप्रेजेंटेशन। कितना बड़ा है इसका नाम बेटा। मिस रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है जब कोई एक पार्टी अनइंटेंशनली या इंटेंशनली या अनइंटेंशनली सामने वाली पार्टी का नुकसान कर देती है। अगर इंटेंशनली किया तो मतलब नोइंगली किया, और इसको हम बोलते हैं फ्रॉड। क्या बोलते हैं, फ्रॉड। अगर इंटेंशनली मतलब जानबूझकर किसी के साथ में कोई गलत काम किया, तो इसको हम बोलते हैं फ्रॉड। यानी कि मिस रिप्रेजेंटेशन, थोड़ा सा फ्रॉड का भी पार्ट इसके अंदर इंक्लूड होता है।
अगर आपने इंटेंशनली किया हो तो बेटा हम लोगों को ये इंटेंशनली वाला इसमें पढ़ना नहीं है। क्यों नहीं पढ़ना? क्योंकि ये हम फ्रॉड के अंदर पढ़ चुके हैं। तो हम टॉपिक पे बात करेंगे अनइंटेंशनल की। बेटा मिस रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है कोई एक पार्टी किसी दूसरी पार्टी को इनोसेंटली मिस स्टेटमेंट दे देती है, और इस इनोसेंट मिस स्टेटमेंट की वजह से अदर पार्टी को, मान लो बायर हो गया, सेलर ने जानबूझ के नहीं, इनोसेंटली मिस स्टेटमेंट दे दी अदर पार्टी को, और अदर पार्टी को तब भी नुकसान हो ही गया। तो क्या अदर पार्टी इस नुकसान की भरपाई नहीं करेगा? अब सामने वाला कह रहा भाई मैंने जानबूझ के थोड़ी किया, मैं नहीं दे रहा। अरे नुकसान तो इसका हुआ ना भाई। और हम बिजनेस की बातें कर रहे हैं, हम कोई इमोशनल बातें नहीं कर रहे, हमने कोई सोशल एग्रीमेंट नहीं बनाया, हमने तो बनाया बिजनेस एग्रीमेंट। तो भैया नुकसान जो मेरा हुआ है, इस नुकसान की भरपाई कौन करेगा? इस नुकसान की भरपाई करनी पड़ेगी, बेशक आप इनोसेंटली मिस स्टेटमेंट दे दो। हां, मैं मानता हूं कि बहुत सारे लोग इनोसेंट मिस स्टेटमेंट होने पर पार्टी को माफ कर देते हैं, लेकिन 100% लोग माफ नहीं करते। कुछ आड़े टेढ़े भी होते हैं, वो कहते हैं नहीं भैया तेरी गलती है तो मुझे तो नुकसान की भरपाई चाहिए ही चाहिए। इसको बोलते हैं इनोसेंट मिस स्टेटमेंट। आ रही है बात समझ में? अब मान लो कि कोई एक पार्टी है, वो कोई एक पर्सन है, उसको अपने रजिस्टर के अंदर 100 पेजेस स्कैन करवाने। स्कैन तो आपको पता होगा। वो दुकान पे गया, उसने दुकान वाले को बोला भैया ये 100 पेजेस स्कैन कर दो। दुकान वाले बोला ठीक है भैया, पर पेज 5 रुपए लेंगे। उसने कहा ठीक है भैया कर दो। दुकान वाले ने 100 पेज स्कैन करे, उस बंदे को रजिस्टर दिया और वो स्कैन की कॉपी उसको मेल कर दी। उसने 500 रुपए दिए, वो अपने घर चला गया। अब बंदे ने, मतलब जिसने कॉपी स्कैन करवाई, उसने देखा अरे यार ये पेज तो साइड से जो है वो कटे कटे आ रहे हैं, मतलब स्कैन जो है वो सही तरीके से नहीं हुआ, थोड़ा थोड़ा किसी किसी पेज में स्कैन में प्रॉब्लम आई, मतलब 30 से 40% पेज जो है साइड से वो कटे हुए थे। अब बंदा कह रहा है यार अब क्या करूं, जाऊं या नहीं जाऊं, चल छोड़ 500 रुपए की बात है, अब अपने आप ही कर लूंगा या इसी को चला दूंगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उसकी दुकान पर अगले दिन जाएंगे और उसको बोलेंगे कि भाई साहब मैंने स्कैन करने के लिए बोला था, कटे हुए स्कैन करने के लिए नहीं बोला था, तो कृपया करके आप मुझे या तो पैसे वापस दो या मुझे दोबारा स्कैन करके दो। तो सामने वाला दुकान वाला आपको पता है दोबारा स्कैन करके देगा, लेकिन क्या उसने वो गलत स्कैन जानबूझ के किया था? बिल्कुल नहीं। इसको बोलते हैं इनोसेंट मिस स्टेटमेंट। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? अब यहां पर एक और एग्जांपल देता हूं इनोसेंट मिस स्टेटमेंट यानी कि मिस रिप्रेजेंटेशन का। मिस रिप्रेजेंटेशन का मैंने आपको मीनिंग बताया, अब मैं आपको बताता हूं मिस रिप्रेजेंटेशन इंक्लूड्स, फिर आपको मैं उसका एग्जांपल देता हूं। ध्यान से सुनना बेटा। तो टॉपिक हमारा कहता है मिस, ये क्या हो रहा है, मिस रिप्रेजेंटेशन इंक्लूड्स, मिस रिप्रेजेंटेशन इंक्लूड्स। तो सबसे पहली चीज मिस रिप्रेजेंटेशन में इंक्लूड होती है पॉजिटिव असर्शन। पॉजिटिव असर्शन का मतलब होता है कि एक पर्सन जो मिस स्टेटमेंट दे रहा है वो ये बिलीव कर रहा है कि जो भी मैंने मिस स्टेटमेंट दी है उसको पता ही नहीं कि मैं मिस स्टेटमेंट दे रहा हूं, मतलब उसको भी ऐसा लगता है कि वो चीज सही है, मतलब कि वो फ्रॉड नहीं कर रहा। फ्रॉड वाला हमने पिछले क्लास में पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा है। यहां पर ये बिलीव कर रहा है कि ये क्या है, ट्रू है। फॉर एग्जाम्पल मान लो एक कार
सेल कर रहा है कोई पर्सन, एक मिनट सॉरी, मान लो कोई एक पर्सन है जो कि कार सेल कर रहा है, हाँ जी आ जाओ, मान लो कोई पर्सन है वो कार सेल कर रहा है, तो सेलर ने बायर को सेल करते वक्त ये बोला कि कार की जो एवरेज है पर किलोमीटर वो 18 है, मतलब 18 की एवरेज दे रही है ये गाड़ी, और सेलर को ये पता था कि ये 18 की एवरेज देती है, मतलब ये बिलीव कर रहा है कि ये 18 की एवरेज देती है। बायर ने कार खरीदी, बायर ने रोड पर गाड़ी को उतारा, वो मथुरा वृंदावन घूमने गया, उसको पता लगा कि ये 13 पर किलोमीटर की 13 की एवरेज दे रही है। असल में एवरेज कितनी बताई 18, लेकिन दे कितने की रही है 13। मतलब सेलर ने यहां पर जानबूझकर नहीं किया, लेकिन फिर भी ये मिस स्टेटमेंट है, इसको बोलते हैं इनोसेंट मिस स्टेटमेंट, मतलब पॉजिटिव असर्शन। पॉजिटिव असर्शन मतलब सेलर भी यही बिलीव कर रहा था कि ये 18 की ही एवरेज देती है, बट एक्चुअली में 18 की एवरेज नहीं देती। अब ऐसे सिचुएशन में भाई नुकसान बायर का तो हो गया, नुकसान बायर का तो हो गया, तो बायर पे अधिकार है कि वो लीगल एक्शन, पहले तो बोलेगा कि भाई मुझे या तो मेरे पैसे दे दे या मैं कोर्ट जा रहा हूं। तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? अब अगली बात, पॉइंट नंबर 2 मिस रिप्रेजेंटेशन का, ये बोलते हैं एनी ब्रीच ऑफ ड्यूटी। ब्रीच ऑफ ड्यूटी का मतलब होता है कि एक पार्टी कोई स्टेटमेंट जब सामने वाली पार्टी यानी कि दूसरी पार्टी को दे रही है, तो उसकी इंटेंशन जो है वो दूसरी पार्टी को डिसीव करने की नहीं है, डिसीव करने की नहीं है, थोड़ा सा केयरलेस हो गया वो बंदा, और केयरलेसनेस की वजह से ब्रीच ऑफ ड्यूटी हो गई। मैं आपको इसको एक एग्जांपल के साथ समझाऊंगा। एक कोई पर्सन है एक्स और एक वाई है। एक्स ने वाई को मान लो अपना लैंड बेचा, और एक्स ने वाई को लैंड बेचते वक्त ये कहा कि मेरे लैंड की जो प्रॉपर्टी है ये सब रेंट पे ऑक्यूपाइड है, रेंट पर। मान लो लैंड पर जो है वो कमरे हैं, 30 कमरे हैं, 30 रूम, और रूम सही मतलब पूरा मकान ही बेच दिया भाई को। तो एक्स ने बोला ये 30 के 30 रूम जो है वो ऑक्यूपाइड है। ऑक्यूपाइड मतलब सब में किराएदार रहते हैं, बेच दिया। एक्स एक बात भूल गया कि एक्स ने किसी एक रेंट वाले को, मान लो 30वें नंबर के कमरे वाले को नोटिस दे रखा है घर खाली करने का। ये बात भूल गया कौन? एक्स भूल गया। एक्स ने वाई को नहीं बताया कि मैंने उसको नोटिस दिया हुआ। वाई ने जब लैंड ले ली तो वहां पर 29 रूम 29 रूम ऑक्यूपाइड थे, लेकिन एक्स ने बताया था 30 के 30 रूम ऑक्यूपाइड है। अब एक रूम ऑक्यूपाइड नहीं था, मतलब एक का रेंट उसका मारा गया वाई का। तो वाई यहां पर मिस रिप्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग इससे ये पैसा रिकवर कर लेगा। एक्स ने कोई जानबूझ के ये काम नहीं किया, बस उसने अपनी ड्यूटी को ब्रीच कर दिया। बात समझ में आ रही है? क्लियर है बेटे? ब्रीच मतलब तोड़ना, अपने कर्तव्य को तोड़ा। उसका कर्तव्य था कि 30, पूरी डिटेल अच्छे से दे, 30 रूम उसको चाहिए थे वाई को, लेकिन एक रेंट होल्डर को नोटिस दे रखा था कि आप मेरे रूम को खाली कर दो, लेकिन उसने वाई को यह बात केयरलेसली नहीं बताई, भूल गया, नेग्लिजेंटली वो भूल गया। ऐसे में वाई का नुकसान हो गया। बेटा ये भी मिस रिप्रेजेंटेशन है। आ रही है बात समझ? क्या समझ में आया? अब आपको नेक्स्ट बात ये कहता है, तीसरा पॉइंट, इसको कहते हैं इनोसेंट मिस स्टेटमेंट, इनोसेंट मिस्टेक। कोई भी ऐसी इनोसेंट मिस्टेक जिसकी वजह से सामने वाली पार्टी का कोई नुकसान हो गया, इसको हम मिस रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। जानबूझ के अगर कुछ किया, जानबूझ के अगर कुछ किया तो बेटा वो फ्रॉड है।
अगर इनोसेंटली किया तो वो मिस रिप्रेजेंटेशन है, और मिस रिप्रेजेंटेशन के अंदर जो है बंदे को माफी वगैरह भी मिल जाती है। क्या आपको समझ में आया? आ गया बेटे? तो मैं आपको एक डिफरेंस बताऊंगा। डिफरेंस पहले मैंने कोवर्जन और अनड्यू इन्फ्लुएंस का डिफरेंस बताया, अब यहां पर डिफरेंस बताऊंगा, डिफरेंस बिटवीन फ्रॉड एंड मिस रिप्रेजेंटेशन। तो बेटा मैं आपको डिफरेंस पढ़ा रहा हूं फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन। बेटा फ्रॉड के अंदर एक बंदा जानबूझ के गलत काम करता है, उसको पता होता है कि वो गलत कर रहा है। फ्रॉड मतलब डेलिबरेटली, बता चुका हूं मैं आपको। और मिस रिप्रेजेंटेशन के अंदर उसको नहीं पता होता है कि वो गलती कर रहा है, मतलब वो चीज क्या होती है? इनोसेंटली होती है। क्लियर है? फ्रॉड के अंदर मैंने आपको ये बताया, जनरली अगर किसी ने फ्रॉड किया है तो एग्रीव्ड पार्टी को बड़ा गुस्सा आएगा। जनरली एग्रीव्ड पार्टी क्लेम करेगी क्या? डैमेज क्लेम करेगी। भाई मेरे साथ फ्रॉड हो गया, मैं डैमेज क्लेम करूंगा। और बेटा मिस रिप्रेजेंटेशन में मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, जनरली इसमें क्या होता है, एग्रीव्ड पार्टी माफ कर देती है। अब जैसे मैंने आपको एग्रीव्ड पार्टी डैमेज क्लेम नहीं करती है। मैंने आपको बताया था, वो जो कोई अपना लैंड बेचा, 30 रूम थे उसके अंदर, उसने कहा 30 के 30 रूम में किराएदार रहते हैं। वो ये बताना भूल गया कि एक किराएदार को मैंने मना किया हुआ है, नोटिस दिया हुआ है जाने के लिए। अब वो लैंड आ गई, उसने कहा चल छोड़ यार, एक किराएदार की तो बात है, भूल गया होगा। तो वहां पर वो जनरली डैमेज क्लेम नहीं करते हैं। बात कुछ समझ में आ रही है बेटे? फ्रॉड के अंदर जो बंदा स्टेटमेंट देता है उसको, मतलब उसको पता होता है कि ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, वो नोइंगली स्टेटमेंट देता है, नोइंगली कि भैया ये स्टेटमेंट तो गलत है, उसको पता होता है, वो फिर भी वो स्टेटमेंट देता है। लेकिन मिस रिप्रेजेंटेशन में वो बंदा बिलीव इट टू बी ट्रू, जो स्टेटमेंट दे रहा है होता है वो जानबूझ के नहीं करता, उसको भी ऐसा लगता है कि मैं जो स्टेटमेंट दे रहा हूं ये स्टेटमेंट उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सही स्टेटमेंट होती है। आ रही है बेटे मेरी बात समझ में? तो हम लोगों ने ये मिस रिप्रेजेंटेशन भी कंप्लीट किया, आज की क्लास में हमने फ्रॉड भी कंप्लीट किया। तो बेटा अभी हमारा यूनिट नंबर 3 ही चल रहा है, और यूनिट नंबर 3 के अंदर मैंने आपको कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट और फ्री कंसेंट के 4 पॉइंट अभी तक बता चुका हूं। एक 5वां पॉइंट रहता है जिसको हम बोलते हैं मिस्टेक। इस मिस्टेक को हम नेक्स्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और उसी के साथ में आपको लॉफुल पर्पस भी करवाऊंगा। बहुत प्यार मिल रहा है आप लोगों का, बहुत लोगों के फोन आ रहे हैं, व्हाट्सएप आ रहे हैं, क्लासेस वो लोग ले रहे हैं, पेन ड्राइव की क्लासेस ले रहे हैं, फेस टू फेस की क्लासेस ले रहे हैं। कोई भी डाउट आप लोगों को होता है किसी भी तरीके से तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है बेटे? तो आज की क्लास मैं यहीं पर क्लियर करता हूं, मिलते हैं अगली क्लास में।